पश्चिम बंगाल में कल एक तरफ दूसरे चरण की वोटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ संदेश खाली में सीबीआई की रेड भी कोई ऐसी वैसी नहीं। छापेमारी के दौरान टीम को कल हथियारों की बड़ी खेप संदेश खाली से बरामद हुई है। इस रेड में केंद्रीय सुरक्षा बल और बंगाल पुलिस के जवान होने के बावजूद सीबीआई को मदद के लिए एनएसजी को बुलाना पड़ा। एनएसजी के राज्य में एंट्री ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। के चुनाव में पश्चिम बंगाल में जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है संदेश खाली, जो चुनावी इस महासमर में सियासी गर्मी बढ़ाए हुए है। ये तस्वीर भी उसी संदेश खाली की है। कल दूसरे चरण की वोटिंग के साथ साथ तीसरे चरण के लिए चुनावी हुंकार भरी गई, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग के समय जो सबसे डराने वाली तस्वीर थी वो पश्चिम बंगाल की संदेश खाली से आई है। ब्लैक ड्रेस में कमान संभाले ये एनएसजी के वो कमांडो है जो उस वक्त अमूमन नजर आते हैं जब देश पर संकट के बादल मंडराते हैं। लेकिन संदेश खाली में ऐसा क्या हुआ कि एनएसजी को मोर्चा संभालना पड़ा, तो आप वो जानिए। उत्तर 24 परगना के इस इलाके में ईडी अधिकारियों पर हुए कथित हमले और महिलाओं पर अत्याचार के बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इलाके में सीबीआई ने गुप्त सूचना के बाद रेड की और आंखें फटी की फटी रह गई। हथियारों का इतना बड़ा जखीरा सीबीआई के अधिकारियों के सामने था जिसको देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। केंद्रीय सुरक्षा बल और बंगाल पुलिस के साथ होते हुए भी सीबीआई को एनएसजी को बुलवाना पड़ा। इसके बाद टीम ने मौके से 3 विदेशी रिवॉल्वर, 1 देसी रिवॉल्वर, 1 पुलिस रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्तौल, 1 देसी पिस्तौल, 9 mm की 120 गोलियां, 50.45 कैलिबर के कारतूस, 50.380 कारतूस, 8.32 कारतूस के अलावा भारी मात्रा में बम बरामद किए गए। ये सोचकर हर कोई हैरान है कि इस मिशन के लिए पश्चिम बंगाल में पहली बार देश की सबसे घातक फोर्स में शामिल एनएसजी मैदान में मोर्चा संभाले है। और ऐसा पहली बार है जब चुनावों के समय किसी इलाके में हिंसा को रोकने और हथियारों की बरामदगी के लिए इतने कमांडो आए हैं, वो भी वो कमांडो जो बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए अमूमन जाने जाते हैं। हथियारों के जखीरे तक कैसे टीम पहुंची वो भी आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ सीबीआई अधिकारी संदेश खाली के सरबेरिया इलाके में तलाशी अभियान के लिए पहुंचे थे। सीबीआई को मिली पुख्ता जानकारी के बाद अधिकारियों ने एक घर पर छापा मारा। ये घर स्थानीय पंचायत मेंबर हफीजुल खान के रिश्तेदार अबू तालिब का था। अबू तालिब एक रिक्शा चालक है और हफीजुल शाहजहां का करीबी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक घर में कई बम रखे हुए थे। छापेमारी शुरू हुई तो अधिकारियों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे एक छोटी सी जगह बनाकर उसमें हथियार रखे गए हैं। इसके बाद सीबीआई की टीम ने वहां पर एनएसजी को बुलाया। एनएसजी की टीम अपने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। ऑपरेशन के समय सबसे पहले एनएसजी ने अपने एक रोबोट की मदद ली जो उस मकान के अंदर गया और काफी देर तक अंदर हथियारों के जखीरे की जानकारी जुटाता रहा। फिर कुछ देर बाद रोबोट एक झोले में बम लेकर वापस लौटा, जिसे एनएसजी की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। इस मिशन में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने 10 सदस्यीय सीबीआई टीम की मदद की। सूत्रों के मुताबिक अबू तालिब ने ये कमरा करीब 6 महीने पहले बनवाया था, लेकिन इसकी जमीन 1-1.5 महीने के बीच तैयार हुई। अबू तालिब ने यह हथियार छुपाने के लिए जमीन को अलग तरीके से तैयार करवाया था ताकि ऊपर से जमीन के अंदर छुपा ये राज किसी को नजर न आ सके। संदेश खाली में सीबीआई की 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक रेड चली। सीबीआई के कहने पर एनएसजी टीम वहां देर रात तक मौजूद रही। संदेश खाली में एनएसजी की एंट्री पर टीएमसी ने नाराजगी जाहिर की और प्रदेश को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। क्या सिचुएशन हो गया जे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को नामाने होगा। सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, ये लोग तो काम कर रहा था, तो क्या काम कर रहा है इतना दिन? 3-4 मास से तो चलते हैं ये सब, तो क्यों नहीं मिला इतना दिन? এই অস্ত্র আগে কোনো উদ্ধার হয়নি, যে ধরা পড়েছে তাকে নিয়ে শাহজাহান বেশি তো বলে দিয়েছে সব, তাও উদ্ধার করছে না কেন? এরকম বহু জায়গায় অস্ত্র আছে, ইলেকশন আগে সমস্ত অস্ত্র উদ্ধার করা উচিত, তাহলে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে। वहीं हथियारों के जखीरे के सामने आने के बाद बीजेपी को चुनावी इस सीजन में एक नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी नेता ने इन हथियारों को लेकर ममता सरकार पर चढ़ाई शुरू कर दी है।
अभी जो चल रहा है संदेशखाली लेकर, वो बीजेपी का ये हाल है, बंगाल को डिफेम करके, बदनाम करके वो वोट हासिल करना चाहता है, बंगाल को इंसल्ट करके। ये संदेशखाली और पूरा बंगाल इसका जवाब देंगे। पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस की कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, उसमें हिम्मत ही नहीं है, ना उनके पास फैसिलिटीज है, ना कुछ है, ना इक्विपमेंट है, कुछ नहीं है। संदेशखाली मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर ईमेल के जरिए मिली शिकायत के आधार पर दर्ज की थी। इस एफआईआर में 5 लोग नामजद हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और जमीन हड़पने के मामलों की जांच के लिए सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने पिछले हफ्ते संदेशखाली का दौरा किया था। इस दौरान टीम ने पीड़ित परिवारों और महिलाओं से बातचीत करके उनके बयान दर्ज किए थे। लेकिन कल जब सीबीआई को हथियारों के जखीरे की सूचना मिली तो बिना वक्त गवाए उसने ऑपरेशन को अंजाम दिया। नतीजा सामने है और इस नतीजे के बाद सियासी बाजार गर्म है। सारे पुलिस अधिकारी जो इसके जिम्मेदारी में थे लास्ट 2 साल में, उसके ऊपर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। आपके ऊपर भी जरूर कार्रवाई होना चाहिए। क्यों आप इसको कंट्रोल करने में असफल है या आप जानबूझ के किया है, ये भी देश के सामने आना चाहिए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके जो जुड़े हुए जो फॉलोअर्स हैं, उनके घरों से, उनके गाड़ियों से भी पैसा और सब बहुत कुछ बरामद हुआ है। जैसे वो भी ठीक नहीं है, संदेशखाली में जहाँ भी कुछ मिला है वो भी ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक माध्यम जो भी जहाँ पे जो भी सीजर हो रहा है, ये भी होना चाहिए। चुनावों के बीच संदेशखाली में सीबीआई की छापेमारी, बम बारूद की इतनी बड़ी खेप मिलना और एनएसजी की राज्य में मोर्चाबंदी मतदाता की नजर में ममता सरकार के शासन को कमजोर दिखाए या ना दिखाए, लेकिन इतना जरूर है कि इस मोर्चेबंदी की तस्वीर को इस चुनावी सीजन में बीजेपी जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। देश में लोकसभा चुनाव के बीच संसाधनों पर मुसलमानों के पहले हक का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों की जब बात आती है तो प्राथमिकता अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए। अब मनमोहन सिंह के इसी वीडियो को आधार बनाते हुए पीएम मोदी से लेकर बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र का जब बीजेपी ने एक्सरे किया तो मुस्लिम आरक्षण और तुष्टीकरण की सियासत हावी हो गई। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुसलमानों पर एक कथित बयान को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर मनमोहन सिंह का एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस की नीतियों की जमकर आलोचना की। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claim on the resources of the country. I used the word all for all minorities and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. बीजेपी ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसके साथ लंबा चौड़ा मैसेज भी लिखा है। पार्टी ने दावा किया है कि ये वीडियो 2009 का है और इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक होने की बात कह रहे हैं। वीडियो पर बीजेपी ने कहा, हमारे दावे गलत नहीं हैं। मुसलमानों को हर मामले में तरजीह देना कांग्रेस की स्पष्ट नीति का सबूत है। वीडियो में मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि जब कभी भी देश के संसाधनों की बात आती है तो अल्पसंख्यकों, विशेषकर गरीब मुसलमानों का हक सबसे पहले होना चाहिए। गरीब मुसलमानों को देश के संसाधनों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी देश के संसाधनों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिस पर कांग्रेस को अब सांप सूंघ गया है। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था।
कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का भी बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को देने की है। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश के राजनीति का तालिबानीकरण करने के पर उतारू हो रखे हैं। देश के अंदर माओवादी दुष्प्रवृत्ति को जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हैं और पर्सनल कानून के नाम पर देश की महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की संपत्ति पर जो इनकी कुदृष्टि लगी हुई है, इसलिए ये मुद्दे आए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में रिलेवेंट हैं। यानी खास धर्म के लिए कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर चुनाव के दूसरे चरण के बाद ही बीजेपी सामने ला चुकी है और बता रही है कैसे देश के संसाधनों के बंदरबांट की साजिश की जा रही है, कैसे मुसलमानों के लिए कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, लोकसभा चुनाव की लड़ाई एनडीए की साख की लड़ाई बन गई है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने 400 पार का टारगेट सेट किया है, जबकि एनडीए गठबंधन कह रहा है कि एनडीए 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इन दावों की कहानी उन मुद्दों में छिपी है जो इस वक्त चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कांग्रेस उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। शाही परिवार के शहजादे बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। लोकतंत्र के महासमर का ये बदला हुआ मौसम है। गर्मी का पारा चढ़ रहा है तो सियासत उसके समानांतर चल रही है। दूसरा चरण आते आते ध्रुवीकरण के मुद्दों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि पारंपरिक मुद्दे पिछड़ गए हैं और चुनाव नए मुद्दों की प्रयोगशाला बन गया। ओवैसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी ऐसा ही है, जिस पर कांग्रेस बुरी तरह से घिरी हुई है। कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। ओवैसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की कहानी का सिरा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। आपको याद होगा, पहले चरण की कहानी में परिवारवाद का मुद्दा भी सियासत की धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी बातों को आधार बनाया तो चुनाव में और तपिश आ गई। कांग्रेस इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। बीजेपी ने इस मुद्दे को ऐसे ही हवा नहीं दी थी।
पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को भी टारगेट किया था जिसमें वो संपत्ति के एक्सरे की बात कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। इसी दौरान पीएम मोदी ने मुद्दों को नया ट्विस्ट दिया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का ही हवाला देकर मंगलसूत्र से लेकर कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति पर पूरी पार्टी को घेर लिया। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। लेकिन विपक्ष भी दांव पर दांव चल रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM हर मुद्दे की काट तलाश रहे हैं। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं, घबरा गए हैं। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो, वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। जाहिर है अब तीसरे चरण के मतदान से पहले ये मुद्दे अब और जोर पकड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष के सामने सवाल सत्ता में आने का है तो सत्ता पक्ष के सामने अपने लक्ष्य को और बड़ा करने का। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं। ये दावे हैं, हर एक पार्टी की जीत के अपने अपने दावे हैं। दूसरे फेज की कुल 88 सीटों में से बीजेपी 70 सीटों पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 3 सीटों, शिवसेना UBT 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। CPM ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 74 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने 5 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं। मतलब देश में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक के लिए वोटिंग डेटा, हर एक बूथ की रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी की सबसे ताजा जनसभा की सबसे ताजा रिपोर्ट, जो हर चरण का एजेंडा सेट कर रही थी। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। मिशन 370 के लिए बीजेपी का फोकस साउथ की सीटों पर है। इनमें केरल और कर्नाटक खास हैं। केरल में बीजेपी ने 10 या उससे ज्यादा सीटें जीत ली तो जाहिर तौर पर उसका वोट शेयर बढ़ेगा। इधर उत्तर भारत में बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पर है और कर्नाटक में भी बीजेपी 2019 के शानदार प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन सिर्फ कागज पर है, क्योंकि मुकाबला बीजेपी बनाम TMC है और यहाँ वोटिंग का परसेंट भी दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं। शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए।
तमाम एक्सपर्ट जो कहते हैं वो ये कि ज्यादा मतदान भी परिवर्तन के लिए होता है और बहुत कम मतदान भी परिवर्तन के लिए होता है। लिहाजा दूसरे चरण में वोटिंग का परसेंटेज देखने से पहले पिछला रिकॉर्ड देखना जरूरी है। दो 2014 के चुनाव में दूसरे दौर में 67.3% वोटिंग हुई थी। 2019 के चुनाव में 70.1% मतदान हुआ था और 2024 में 61% मतदान हुआ। 88 सीटों पर हुए मतदान का अगले चरण पर क्या असर होता है, फिलहाल ये बताना असंभव है। बहरहाल चुनावी संग्राम सीटों को देखें तो बहुत दूरी तय कर चुका है, लेकिन फेज के हिसाब से अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा। लिहाजा 4 जून के इंतजार के अलावा पक्ष विपक्ष की बस दलीलें हैं, जिनकी जीत के अपने अपने दावे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जहां वोटिंग हुई वहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। और देखिए, इस बीच बोधगया से बड़ी खबर है, जहां विदेशी महिला के साथ लूटपाट हुई है। करीब 2 लाख की लूट की बात सामने आ रही है। एक अपराधी को लोगों ने पकड़ा है। ऑटो से अपराधी भाग रहा था। अपराधी के पास से पर्स भी बरामद किया गया है। जापान ये विदेशी महिला जा रही थी। बोधगया से गया एयरपोर्ट होते हुए ये विदेशी महिला जापान जा रही थी। बोधगया थाना क्षेत्र के वर्मा मोड़ के पास ये घटना बताई जा रही है। तो विदेशी महिला से लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख की लूट हुई है। एक अपराधी को लोगों ने पकड़ा भी है। ऑटो से अपराधी भाग रहा था और इसी दौरान लोग पहुंचे और उससे पकड़ लिया। ग्रुप 2019 के चुनाव में इन 88 में से 50 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली थी, जबकि 8 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दलों के उम्मीदवार जीते थे। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी। फाइट टाइट है और फैसला ईवीएम में कैद है। 4 जून को 400 पार होगा या रिजल्ट कुछ और होगा, बस इसी का इंतजार है। वायनाड में राहुल गांधी की, तिरुअनंतपुरम में शशि थरूर की, जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, मथुरा में हेमा मालिनी की, मेरठ में अरुण गोविल की, झालावाड़ में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह की, जालौर में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की, कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा की। दूसरे फेज में 1206 प्रत्याशियों की किस्मत जनता जनार्दन ने ईवीएम में लॉक कर दी है। पलड़ा किसका भारी होगा? एनडीए बाजी मारेगा या इंडिया गठबंधन की जय जय होगी? फैसला अब 4 जून को आएगा। 2 चरण के चुनाव में 190 सीटों का अब तक का गणित क्या कहता है? मतदान के आंकड़े कौन सी कहानी बयां करते हैं और 1/3 सीटों पर जनता ने किसे किया है कबूल और किससे कर लिया है किनारा? वोट किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है? इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व का मैं समझता हूं प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनने का देश की जनता, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। 400 के पार करने वाली है और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से
और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां पाल होटल में आग लगने के मामले में एक जवान की मौत की आशंका है। होटल में बैग और आईडी कार्ड मिला है। झारखंड पुलिस का ये जवान बताया जा रहा है। वहीं घटनास्थल पर भी परिवार वाले पहुंचे हैं। पटना पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। मुझे प्राइड है इंडिया पर, मुझे प्राइड है मेहनत पर। इंडिया का प्राइड मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। इंडिया's प्राइड, माय प्राइड, वीकेसी प्राइड, सेलिब्रेट हार्ड वर्क। भैया ढाई दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3, त्रिपुरा 1, जम्मू कश्मीर 1 और मणिपुर की 1 सीट पर भी मतदान हुआ। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर ज्यादा जोश में दिखे। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखी, लेकिन ये कतारें किसके समर्थन में उतरी और ईवीएम का बटन किसके लिए दबाया, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। अभी तो दावे ही दावे हैं। हर एक पार्टी की जीत के अपने अपने दावे हैं। दूसरे फेज की कुल 88 सीटों में से बीजेपी 70 सीटों पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 3 सीटों, शिवसेना यूबीटी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीएम ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 74 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने 5 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं। मतलब देश में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक के लिए वोटिंग डे था। हर एक बूथ की रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी की सबसे ताजा जनसभा की सबसे ताजा रिपोर्ट, जो हर चरण का एजेंडा सेट कर रही थी। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। मिशन 370 के लिए बीजेपी का फोकस साउथ की सीटों पर है। इनमें केरल और कर्नाटक खास हैं। केरल में बीजेपी ने 10 या उससे ज्यादा सीटें जीत ली तो जाहिर तौर पर उसका वोट शेयर बढ़ेगा। इधर उत्तर भारत में बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पर है और कर्नाटक में भी बीजेपी 2019 के शानदार